हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो सुबह आपकी जो सेकेंड ईयर की क्लास हुई थी मानसिक रोग वाली, ठीक है, उसके वो लगभग 2 घंटे की क्लास हो गई थी। मेरा विचार था कि 1 घंटे की क्लास लेके आपका कंप्यूटर की भी 1 घंटे की क्लास ले लेता हूँ, लेकिन वो क्लास क्या है कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई थी, इसलिए अब शाम को आपकी कंप्यूटर की क्लास अरेंज की है मैंने। तो जो आपका जो कंप्यूटर है उसमें लगभग जो आपका टॉपिक हो गया था। आप लोगों की पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है भाई? हमने बात कर ली थी चैप्टर नंबर 4 की बात करनी थी हमें, ठीक है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हमें बात करनी थी। शुरू के 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है, तो लिखा हुआ है डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली, ठीक है। डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली, ठीक है, इसके बारे में हमें आज बात करनी है। तो शुरू करते हैं। इसका परिचय लिखा हुआ है, इसमें टिप्पणी वाला क्वेश्चन आएंगे आपके। तो लिखा है किसी भी प्रणाली यानी किसी भी सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, समझना थोड़ा सा, ठीक है, किसी भी सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसकी क्रियाओं यानी उसके जो कार्य करने की जो विशेषता होती है उसका प्रबंधन एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, ठीक है। यानी वो जो कार्य कर रहा है, वो जो सिस्टम कार्य कर रहा है, ठीक है, उसकी कार्य करने का जो मैनेजमेंट है, ठीक है, तो कार्य करने का जो मैनेजमेंट है किसी भी सिस्टम का, ठीक है। जैसे मान लो अपन कंप्यूटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो कंप्यूटर किस तरह से कार्य कर रहा है उसका मैनेजमेंट होना जरूरी। अब जैसे मान लो मैं कोचिंग में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो उसका मैनेजमेंट मुझे करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो मैं उसको सुचारू रूप से चला पाऊँगा, ठीक है। तो इस प्रबंधन में यानी इस मैनेजमेंट में प्रणाली से संबंधित सूचनाओं का संकलन करना और आवश्यकता होने पर उन्हें उचित रूप से प्राप्त करना, ठीक है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट में हम क्या कर रहे हैं, डाटा को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, डाटा को इकट्ठा कर रहे हैं, डाटा को मैनेज कर रहे हैं हम, ठीक है। जैसे मान लो कि आपका मोबाइल है, आपका मोबाइल एक तरह का कंप्यूटर है, तो उसमें आप क्या करोगे, अलग अलग तरह की PDF फाइल वगैरह आप डाउनलोड करके रखते हो, ठीक है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित सारी चीज़ें आप उसमें रखते हो, ठीक है। तो आप उनका क्या कर रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे हो ना, ठीक है। उनको ठीक प्रकार से उनको काम में लेने के लिए, उनसे क्रिया करवाने के लिए, काम में लेने के लिए, ठीक है, तो आप उनको क्या कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो ना उनको। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि इस प्रबंधन में प्रणाली से संबंधित सूचनाओं को क्या करते हैं, संकलन करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और आवश्यकता होने पर उन्हें उचित रूप से हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह की जो PDF फाइल वगैरह होती है, अलग अलग तरह के जो सिस्टम होते हैं उनमें हम रखते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो उनको हम आवश्यकता होने पर उचित रूप से प्राप्त करने के लिए लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, तो उदाहरण को देख लेते हैं एक बार। यदि विद्यालय एक प्रणाली है, एक सिस्टम है, ठीक है, तो देखो विद्यालय है, विद्यालय में बच्चे होते हैं, टीचर होते हैं, ठीक है। तो आगे लिखा है तो विद्यालय के विद्यार्थी और विद्यालय के कर्मचारी, ठीक है, अध्यापक और व्यक्तियों के बारे में संपूर्ण सूचनाओं का संकलन करना। एक सेकेंड, हाँ जी। तो यहाँ पे एक विद्यालय का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भाई एक विद्यालय है, एक वो सिस्टम है, ठीक है। विद्यालय एक सिस्टम है, एक प्रणाली है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि विद्यार्थी भी है, विद्यालय के कर्मचारी भी है, ठीक है, और अध्यापक भी है, ठीक है। तो उनके बारे में संपूर्ण सूचनाओं का संकलन करना विद्यालय का जो मैनेजमेंट जो होता है उसका केंद्र बिंदु होता है, ठीक है। सारे बच्चों की इन्फॉर्मेशन होगी, सारे टीचरों की इन्फॉर्मेशन होगी, सारे कर्मचारियों की इन्फॉर्मेशन
एक फाइल बनी होगी, उसमें सारे टीचरों के मोबाइल नंबर, उनका पता वगैरह, जो भी कितनी सैलरी दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो एक सिस्टम होता है, ठीक है, उसको मैनेज करना होता है, ठीक है। अगर एक सिस्टम को अगर हम मैनेज नहीं करेंगे तो सिस्टम ठीक प्रकार से चल नहीं पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। तो विद्यार्थियों के नाम, उनका रोल नंबर, कर्मचारी, अध्यापकों के नाम, पता, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक डाटा का रूप होता है। क्या होता है, एक डाटा का रूप होता है। तो इस डाटा को संचित करके क्या बनाते हैं हम, एक सूचना तैयार करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि डाटा है, डाटा की हमने एक फाइल बनाई है, एक डाटा की एक सूचना, ठीक है। यानी ये डाटा ही तो है। जैसे मान लो कोई विद्यार्थी है, ठीक, उसका रोल नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका पता क्या है, उसकी कितनी फ़ीस है, वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, उसकी कितनी फ़ीस बाकी रह गई है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये सारे डाटा हैं, ठीक है, ये सारे डाटा हैं, ठीक है। इन डाटाओं को इकट्ठा करके रखना, ठीक है, और फिर उनको मैनेज करना, ये किसका काम होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट का सिस्टम होता है। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर भी होता है, ठीक है। तो क्योंकि कंप्यूटर के अंदर कई तरह के डेटा होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे तरह की फाइल होती है, तो उनको मैनेज करना आवश्यक होता है, ठीक है। डाटा को संचित करके उसका प्रबंधन करना, ठीक है, यानी डाटा को संचित करके यानी स्टोर करके उसका मैनेजमेंट करना, उसका प्रबंधन करना, डाटा पर आधारित प्रबंधन कहलाता है, यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। एक सिंपल सी परिभाषा यहाँ पर, इतना कुछ बोल के एक सिंपल सी परिभाषा यहाँ पर आ गई है, ठीक है। इस प्रणाली को डाटा पर आधारित प्रबंधन प्रणाली या डाटाबेस मैनेजमेंट कहते हैं। यह एक सुव्यवस्थित प्रणाली होती है, ठीक है, यानी एक ऐसी व्यवस्थित प्रणाली होती है जिसके द्वारा हम डाटाबेस मैनेजमेंट का कार्य कर सकते हैं, डाटाओं को संकलित करके रख सकते हैं, ठीक है, स्टोर करके रख सकते हैं। लिखा है, विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बारे में संपूर्ण सूचना को एक सारणी के रूप में, यानी एक टेबल बनाकर क्या करेंगे अपन, व्यवस्थित करते हैं, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक डाटा है, प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में संपूर्ण जानकारी, जैसे उसका नाम, उसका रोल नंबर, उम्र, पता, एक आंकड़ा है, एक रिकॉर्ड है, ठीक है। तो इन सब का जो समूह है उसे हम क्या कहते हैं, डाटाबेस कहते हैं, ठीक है। इनका हमें मैनेजमेंट करना है, ठीक है। तो मैनेजमेंट किससे करेंगे, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से इनका हम क्या करेंगे, प्रबंधन करेंगे, ठीक है। चलो अब बात आती है इसके सिद्धांत की, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एक डाटाबेस, ठीक है, एक डाटाबेस या अनेक का सुनियोजित विधि से क्या करना है, प्रबंधन करना है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है, ठीक है। सूचनाओं को कम से कम प्रयत्न में प्राप्त करने के लिए DBMS यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक उपयोगी साधन होता है। इस प्रणाली में डाटाबेस के नवीन डाटा को हम जोड़ भी, जैसे मान लो अपन ने कोई फाइल बनाई है, विद्यार्थियों की फाइल बनाई है, तो उसमें जैसे मान लो किसी बच्चे ने स्कूल छोड़ दिया है तो उसके डाटा को हटा देंगे, ठीक है, और नया बच्चा आया है तो उसके डाटा को जोड़ देंगे, ठीक है। तो नवीन डाटा को जोड़ना, ठीक है, उसमें नवीनीकरण करना, जैसे मान लो किसी ने कोई बच्चा 5वीं क्लास में था, अब वो 6th क्लास में चला गया है, तो उसका अपडेट करना, भाई ये 6th क्लास में आ गया है। मान लो उसकी पहले फ़ीस नहीं आ रही थी, अब उसकी फ़ीस जमा हो चुकी है स्कूल में, तो लिख देंगे कि साहब इसकी इतनी फ़ीस आ गई है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, डाटाबेस में अलग अलग जो अवयव जो होते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो होती है उनको जोड़ भी सकते हैं, उनमें अपन परिवर्तन भी कर सकते हैं, उनको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। विद्यार्थियों के डाटाबेस में नए विद्यार्थियों को रिकॉर्ड को जोड़ना, पुराने विद्यार्थी जो छोड़ चुके हैं उनके रिकॉर्ड को हटाना सरल होता है डाटाबेस मैनेजमेंट में, ठीक है। डाटाबेस मैनेजमेंट में निश्चित क्रम वाले रिकॉर्ड को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए केवल उस रिकॉर्ड की संख्या या किसी डाटा जैसे रोल नंबर की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो क्लास फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट के सारे बच्चों की सूची एक डाटाबेस में बनी हुई है, फिर क्लास सेकंड का अलग डाटाबेस है, क्लास थर्ड का अलग है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, डाटाबेस में केवल क्लास सेलेक्ट करेंगे, भाई हमें इस क्लास का चाहिए, क्लास फर्स्ट का डाटाबेस चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही क्लास फर्स्ट डालेंगे तो उसमें सबका डाटा निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। चलो एक आगे दे रखा RDMS का सिद्धांत, रेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या सिद्धांत है, देखो भाई, एक ऐसी प्रणाली जिसमें सभी डाटाबेस आपस में संबंधित हो, ठीक है। यानी एक ऐसी डाटाबेस मतलब DBMS में तो क्या हो रहा था,
हर एक क्लास का, जैसे मान लो कि फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड है वो अलग है, सेकंड क्लास का रिकॉर्ड अलग है, थर्ड क्लास का रिकॉर्ड अलग है, सबकी अलग अलग फाइल बनी हुई थी, ठीक है। लेकिन RDMS में सिस्टम अलग होता है। इसमें क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सभी डाटाबेस आपस में संबंधित रहते हैं और उनका प्रबंधन इसमें किया जाता है, मतलब आपस में संबंधित रहते हैं सारे डाटाबेस, ठीक है। तो ऐसे जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसको क्या कहते हैं, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। लिखा है किसी विद्यालय के विद्यार्थियों के प्रवेश और शुल्क से संबंधित सूचनाओं के लिए डाटाबेस होता है, परीक्षा से संबंधित सूचनाओं का डाटाबेस अलग होता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को एक ही जगह पे ले आना, ठीक है। मान लो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, फर्स्ट क्लास के बच्चों का रोल नंबर ये है, साहब इनकी फ़ीस इतनी है, ठीक है, इनका क्लास का परफॉर्मेंस कैसा है उसका एक अलग डाटाबेस बना रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि सारी चीज़ों को हम एक जगह ही लेके आ रहे हैं, तो एक क्लिक पे, ठीक है। जैसे मान लो कोई राहुल नाम का बच्चा है, तो राहुल जैसे ही अपन क्लिक करते हैं तो राहुल की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाएगी हमारे पास में RDMS के द्वारा, ठीक है। DBMS के द्वारा तो क्या हो रहा था, केवल उसकी जो सामान्य सूचना है वही आ रही थी, जो हमने लिख रखा है वही आ रही थी, ठीक है। लेकिन RDMS में क्या होता है कि जितने भी डाटाबेस होते हैं जहाँ जहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन एक ही डाटाबेस में आ जाती है। तो जैसे ही राहुल नाम के बच्चे के बारे में अपन क्लिक करेंगे तो उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसकी उम्र, उसका पता, उसका मोबाइल नंबर, ठीक है, उसकी जो फीस वगैरह है उसकी डिटेल, उसकी क्लास में परफॉर्मेंस कैसी है, उसके क्लास टेस्ट में कितने नंबर आए हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में मतलब पूरा जो डेटा है वो इसके द्वारा RDMS के द्वारा क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। चलो अब आगे बात आती है फिर से डाटाबेस क्या है। तो डाटाबेस क्या है, देखो भाई, हम जानते हैं कि डाटा को सुनियोजित विधि से व्यक्त किया जाता है, वह सूचना कहलाती है। अगर किसी डाटा को हम सुनियोजित विधि से अगर उसको व्यक्त करेंगे तो वो सूचना कहलाती है। सूचनाओं का ऐसा संकलन जिसमें विभिन्न प्रकार के डाटा को सारणी रूप में व्यवस्थित किया जाए उसे डाटाबेस कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की सूचनाएं हैं, उनका संकलित रूप क्या कहलाता है, ठीक है। अलग अलग प्रकार की सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं का संकलित रूप क्या कहलाता है, डाटाबेस कहलाता है, ठीक है। अगर उनको हमने सारणी में जमा दिया है तो, ठीक है। डाटाबेस का प्रत्येक कॉलम क्या कहलाता है, एक फील्ड कहलाता है, ठीक है। और प्रत्येक सूचना से संबंधित जो होता है वो डाटा होता है। जैसे रोल नंबर है तो रोल नंबर का एक कॉलम होगा, ठीक है। जैसे 5 रोल नंबर, 6 रोल नंबर, 7 रोल नंबर, ठीक है। तो ये अलग अलग कॉलम होते हैं, उससे संबंधित सूचनाएं बच्चे के बारे में वहाँ पर होती है, ठीक है। तो प्रत्येक विद्यार्थी का रोल नंबर होता है। डाटाबेस की प्रत्येक पंक्ति एक रिकॉर्ड कहलाती है। प्रत्येक रिकॉर्ड सभी कॉलमों का संकलन होता है। जैसे एक विद्यार्थी के बारे में सभी कॉलम की सूचना रिकॉर्ड कहलाती है, ठीक है। तो एक बच्चे के बारे में पूरा जो रिकॉर्ड है वो एक कॉलम के अंदर होता है इसमें, ठीक है। चलो अब इसके कुछ अवयव के बारे में दे रखा है, ठीक है। तो अवयव के बारे में देख लेते हैं। देखो डाटाबेस के तत्व दे रखे हैं कि उपयुक्त विवरण से एक निष्कर्ष प्राप्त होता है कि डाटाबेस के मुख्य 3 तत्व होते हैं, ठीक है। तो देखो कौन कौन से तत्व होते हैं। पहला तत्व दे रखा है आपकी बुक में, फील्ड क्या होता है। डाटाबेस का सबसे छोटा तत्व होता है ये फील्ड, जो किसी निश्चित सूचना को व्यक्त करता है। ये फील्ड जो है एक कॉलम है, ठीक है। क्या है, एक कॉलम है, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई टेबल है, ठीक है। ये कोई टेबल है, ठीक है। इस तरह से ये कोई टेबल है, ठीक है। यहाँ पर होगा सीरियल नंबर, यहाँ पर उसका बच्चे का नेम, बच्चे का फादर नेम, फादर्स नेम, ठीक है। यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर, ठीक है। फिर आगे उसका एड्रेस वगैरह जो भी है, ठीक है, एड्रेस, ठीक है। जैसे मान लो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या है, राहुल नाम का बच्चा है, ठीक है। इसके पापा है राम प्रसाद, राम मान लो राम है, ठीक है। इसका मोबाइल नंबर जो भी है, एड्रेस जो भी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक कॉलम हो गया। क्या हो गया, ये एक कॉलम हो गया, ठीक है।
क्या है, ये कॉलम हो गया, एक फील्ड हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, एक फील्ड है, ठीक है। कॉलम बोल दो या फील्ड बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। एक कॉलम हो गया या एक फील्ड हो गया, ठीक है। अब रिकॉर्ड क्या कहलाता है, ठीक है। अब देखो, ये यहाँ पर अलग बच्चा, यहाँ पर अलग बच्चा, यहाँ पर अलग बच्चा, ठीक है। तो ये एक जो सारणी जो होती है, ठीक है, ये जो एक सारणी होती है, ये क्या है, रिकॉर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, ये एक रिकॉर्ड कहलाता है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये कहलाता है रिकॉर्ड, ठीक है। तो अनेक फील्ड का संकलन एक रिकॉर्ड होता है, अर्थात डाटाबेस की फाइल की एक पंक्ति एक रिकॉर्ड कहलाती है, ठीक है। और आगे क्या होता है, जैसे कई सारे रिकॉर्ड है, कई सारे रिकॉर्ड जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, डाटाबेस फाइल कहते हैं, ठीक है। तो किसी सूचनाओं के संकलन में अनेक रिकॉर्डों के समूह को क्या कहते हैं, एक डाटाबेस फाइल हम कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी कई सारी सारणी हैं, ठीक है, तो वो क्या है, डाटाबेस हो गया, ठीक है। ये एक कॉलम है, ये फील्ड है, ठीक है। ये पूरी सारणी है, ये पूरा रिकॉर्ड है, ठीक है। और ऐसी कई सारी सारणियाँ हैं, तो वो क्या है, डाटाबेस है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो अगली बात करते हैं, डाटाबेस की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई। जैसे लिखा है कि किसी प्रणाली, जैसे कोई कार्यालय है, जैसे कोई ऑफिस है, कोई स्कूल है, तो आदि में सूचनाओं को संकलित करने के लिए डाटाबेस एक सुगम साधन होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, अपन एक सारणी बनाकर बच्चों के बारे में, टीचर्स के बारे में, वहाँ के कर्मचारियों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, ठीक है। डाटाबेस में सूचनाओं का प्रबंधन अच्छी तरह से होता है, क्योंकि वे सारणीबद्ध और क्रम अनुसार लिखे हुए रहते हैं। इसके अलावा डाटाबेस में संग्रहित सूचनाओं में संशोधन भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सरल होता है संशोधन। डाटाबेस को परस्पर संबंध करने से एक ही सूचनाओं को अलग अलग डाटाबेस में संग्रहित करने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। यानी एक ही रिकॉर्ड में सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। डाटाबेस में प्रत्येक रिकॉर्ड को प्राप्त करने के लिए केवल उस रिकॉर्ड की संख्या या रिकॉर्ड का यूनिक अंक, जैसे अपना आधार कार्ड होता है, ठीक है। तो अपना आधार कार्ड एक अपन को क्या दे दिया, एक यूनिक आईडी नंबर दे दिया, ठीक है। तो यूनिक आईडी नंबर से ही अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर खोल सकते हैं, ठीक है। कोई भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अब जैसे मान लो ये व्यक्ति, ये बच्चा है, ठीक है, इनका सबका अलग अलग रोल नंबर है, ठीक है। तो रोल नंबर क्या हो गया, उसकी पहचान हो गई, ठीक है। तो रोल नंबर से अपन बच्चे के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। जैसे आपका एग्जाम का रिजल्ट आता है, ठीक है, तो आप क्या डालते हो, आपकी होता है ना उसमें भाई, या तो आप आपके नाम से निकाल लो, ठीक है। तो फिर उसमें OTP वगैरह आता है। लेकिन जैसे मान लो अगर आपको रोल नंबर पता है, तो रोल नंबर डालने से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपके पेपर कैसा रहा, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए, ठीक है। तो लिखा है डाटाबेस में प्रत्येक रिकॉर्ड को प्राप्त करने के लिए केवल उस रिकॉर्ड की संख्या या रिकॉर्ड का यूनिक डाटा रिकॉर्ड की आवश्यकता। जैसे विद्यार्थियों के डाटाबेस में रोल नंबर एक यूनिक डाटा आइटम होता है, ठीक है। रोल नंबर की सहायता से किसी भी विद्यार्थी का रिकॉर्ड को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये डाटाबेस की आवश्यकता हो गई, ठीक है। अगर हमारे पास में अगर डाटाबेस नहीं होता, ठीक है, तो हम कहाँ लिखते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। कैसे एक सिस्टम बना पाते अपन, कैसे स्कूल को चला पाते, पता ही नहीं लगता। कितने बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी कितनी फीस आई है, कितनी बाकी है, पता ही नहीं लगता कुछ भी, ठीक है। चलो इसका उपयोग किस में करते हैं, देखो इनका उपयोग करते हैं अपन संग्रहित रिकॉर्ड को देखने के लिए, यानी जो भी रिकॉर्ड है, जो भी फाइल है, उसको देख सकते हैं अपन, ठीक है, ठीक है। उसमें रिकॉर्ड में, ठीक है, नया रिकॉर्ड डाल सकते हैं, कोई नई सूची बना सकते हैं। तीसरा दे रखा है, अगर पहले से ही कोई रिकॉर्ड अपन ने बना रखा है तो उसमें अपन संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। अगर पहले से कोई रिकॉर्ड बना रखा है, वो रिकॉर्ड के जो विद्यार्थी है वो सारे पास हो चुके हैं, तो उसको हटा भी सकते हैं अपन, समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। और संग्रहित रिकॉर्डों को खोजना, मान लो किसी पुराने विद्यार्थी के बारे में हमें सर्च करना है, ठीक है, तो अपन उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। तो इतने फ़ायदे होते हैं डाटाबेस के, ठीक है। अगर डाटाबेस नहीं होता कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है मतलब स्कूल में बच्चों का जो सिस्टम है, ठीक है, उसके बारे में स्कूल मैनेजमेंट कैसे उनको मैनेज करता बच्चों को, ठीक है। चलो अब एक शब्द आ रहा है आगे, फॉक्स प्रो, ठीक है। फॉक्स प्रो जो है एक प्रोग्राम, एक सिस्टम है, ठीक है, वही है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही है, ठीक है। तो एक एग्जांपल दिया हुआ है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, एक होता है फॉक्स प्रो के नाम से, ठीक है। तो फॉक्स प्रो एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके द्वारा कंप्यूटर में संग्रहित सूचना अथवा
डाटा का प्रबंधन सुनियोजित विधि से किया जाता है। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट तो एक सिस्टम है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि इंटरनेट है। ठीक है, एक इंटरनेट है। ठीक है, तो इंटरनेट ही है भाई। ठीक है, अब इंटरनेट को प्रोवाइड कराने वाली अलग अलग कंपनियां हैं ना, जैसे एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है। ठीक है, बीएसएनएल है। ठीक है, तो अलग अलग कंपनियां हैं इसको प्रोवाइड कराने के लिए। तो उसी तरह से डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हमें प्रदान करने के लिए, हमें प्रोवाइड कराने के लिए एक फॉक्स प्रो नाम का एक प्रोग्राम होता है, जिसके द्वारा हमें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्राप्त होता है। ठीक है, तो जिसके द्वारा कंप्यूटर में संग्रहित सूचना अथवा डाटा का प्रबंधन सुनियोजित विधि से किया जा सकता है, जैसे हम फॉक्स प्रो कहते हैं। ठीक है, तो फॉक्स प्रो में दोनों ही सिस्टम होते हैं, डीबीएमएस भी होता है और आरडीबीएमएस भी होता है। ठीक है, यानी ये जो तो मैंने जो शुरू में अभी पढ़े थे ना, डीबीएमएस, ठीक है, और आरडीएमएस, ये दोनों ही होते हैं। ठीक है, चलो, इसमें डाटाबेस को इलेक्ट्रॉनिक फाइल के रूप में डिस्क पर संग्रहित किया जा सकता है। आगे दे रखा है अगले पेज पर, फॉक्स प्रो तैयार की जाने वाली डाटाबेस फाइल को टेबल भी कहते हैं, यानी जो फाइल जो होती है उसको क्या कहते हैं, टेबल भी कहते हैं। ठीक है, और फॉक्स प्रो तैयार की गई टेबल या डाटाबेस फाइल का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, छोड़ो, इतनी खास बात नहीं है, आपको केवल फॉक्स प्रो के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आगे लिखा है जो फॉक्स प्रो जो होता है एक आरडीबीएमएस होता है, यानी रेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, क्योंकि इसमें तैयार की जाने वाली डाटाबेस फाइलें परस्पर आपस में संबंधित रहती है। फॉक्स प्रो यूजर द्वारा संग्रहित डाटा के मध्य में इंटरफेस करती है। पर्सनल कंप्यूटर में सर्वाधिक रूप से जो प्रयुक्त होने वाला जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो होता है वो फॉक्स प्रो ही है। ठीक है, फॉक्स प्रो को यूज़ करते हैं किसी भी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज करने के लिए। ठीक है, यानी किसी भी डाटा को मैनेज करने के लिए किसी भी ऑफिस में, बैंक में, स्कूल में, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट में, ठीक है, फॉक्स प्रो का ही उपयोग लिया जाता है। ठीक है, जैसे हर जगह गूगल चलता है ना, ऐसे ही हर जगह फॉक्स प्रो चलता है। ठीक है, फॉक्स प्रो के अनेक वर्जन आ चुके हैं, जैसे अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, विजुअल फॉक्स प्रो 6.0 चल रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि लेटेस्ट में कौन सा चल रहा है। और शुरुआत में जो हुआ था, शुरुआत था फॉक्स बेस, फिर फॉक्स प्रो 2.0, फिर फॉक्स प्रो 2.5, फिर फॉक्स प्रो 2.6। ठीक है, और आज जो चल रहा है वो विजुअल फॉक्स प्रो 6.0 चल रहा है। ठीक है, अब फॉक्स प्रो को स्टार्ट कैसे करेंगे, तो देखो भाई क्या करेंगे कि हमारे पास में फॉक्स प्रो की एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है फॉक्स प्रो का। ठीक है, वो हमारे डेस्कटॉप पे होता है। डेस्कटॉप किस में होता है भाई, डेस्कटॉप कहाँ होता है, डेस्कटॉप के बारे में आपको बता देते हैं थोड़ी सी बात। जैसे मान लो ये मॉनिटर है, ये मॉनिटर की स्क्रीन है। ठीक है, ये मॉनिटर की स्क्रीन है, तो यहाँ पर अलग अलग आइकन होते हैं ना, अलग अलग आइकन, ये इस तरह से यहाँ पर अलग अलग आइकन होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये अलग अलग तरह के यहाँ पर आइकन होते हैं। ठीक है, ये क्या है, मॉनिटर है, ये क्या है, अलग अलग तरह के आइकन है। ठीक है, कौन कौन सा आइकन, माई कंप्यूटर होता है, माई डॉक्यूमेंट्स होता है। ठीक है, इस तरह के होते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही एक होता है फॉक्स प्रो के नाम से होता है ना, फॉक्स प्रो के नाम से एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहला स्टेप दे रखा है, सबसे पहले स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट पर क्लिक करके प्रोग्राम में जाकर हम क्या सेलेक्ट करेंगे, विजुअल स्टूडियो। यहाँ पे स्टार्ट होता है, लिखा रहता है ना, यहाँ पे स्टार्ट लिखा रहता है। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट लिखा रहता है, तो उस स्टार्ट पर जाकर प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और प्रोग्राम में विजुअल स्टूडियो 6.0 उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद विजुअल फॉक्स प्रो पर क्लिक करते हैं और प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फॉक्स प्रो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलो, अब ये तो हो गई सारी काम की बातें। अब आ जाओ आप पेज नंबर, ये जो आगे जो चीज़ें उनको छोड़ दो आप। अब आ जाओ आप पेज नंबर 36 पे।
हाँ जी, तो अब आ जाओ आप पेज नंबर 36 पे। तो फॉक्स प्रो के अलग अलग प्रकार के कमांड दे रखे हैं, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो एक तो दे रखा है इंसर्ट, ठीक है, एक दे रखा है अपेंड। इनके नाम आपको याद होने चाहिए। फॉक्स प्रो के कमांड, एक तो होता है इंसर्ट, ठीक है, एक होता है अपेंड, एक होता है यूज कमांड, एक होता है क्लोज कमांड। इनके केवल नाम ही याद रख लेना काफ़ी है, ठीक है। एक होता है dir कमांड, एक होता है क्विट, एक होता है ब्राउज, ठीक है, एक होता है गो कमांड, एक होता है गो, ठीक है, एक होता है लिस्ट कमांड, एक होता है डिलीट। इसमें आपके नंबरिंग उल्टी सीधी कर रखी है, ठीक है। एक होता है एडिट कमांड, ठीक है, एक होता है पैक, एक होता है मॉडिफाई। इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये। एक होता है पैक कमांड और एक होता है रिकॉल। ये इतने सारे कमांड होते हैं, यानी इसमें इतने सारे फंक्शन होते हैं ये, ठीक है। ये सारी क्या है, फंक्शन है ये सारे। चलो, तो इंसर्ट होता है, इंसर्ट में क्या है कि इस कमांड के द्वारा सेव की गई डाटाबेस फाइल को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अपेंड में क्या है कि कोई रिकॉर्ड इनपुट करना होता है, कोई नया रिकॉर्ड अगर जोड़ना होता है तो उस नए रिकॉर्ड को हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलो, एक है यूज कमांड, ठीक है। तो हेयर इफ वी ओपन ए सेव डाटाबेस फाइल देन वी यूज कमांड इन कमांड बॉक्स। मतलब क्या करते हैं, अगर किसी भी डाटाबेस फाइल को अगर हमें ओपन करना है तो उसे हम यूज कमांड का उपयोग करेंगे, ठीक है। एक दे रखा है क्लोज कमांड, अगर किसी खुली हुई डाटाबेस फाइल को बंद करने के लिए हमें क्लोज कमांड देना होगा, ठीक है, यानी निर्देश देना होगा, ठीक है। एक होता है dir कमांड, ठीक है। यह कमांड जब कमांड विंडो से क्रियान्वित किया जाता है तो फॉक्स प्रो की सिस्टम विंडो में डिस्क में उपस्थित फाइलों को dbf की सूची में प्रदर्शित करता है, ठीक है। छोड़ो, इसको नहीं है काम का। एक है क्वाइट, ठीक है, क्विट, ठीक है। तो फॉक्स प्रो प्रोग्राम से बाहर आने का, अपन किसी को बंद करते हैं ना, एग्जिट करते हैं, एग्जिट, ठीक है, ये वही है, ठीक है। एक होता है ब्राउज़र, ब्राउज, ठीक है।
ब्राउज विंडो में रिकॉर्ड को देखना, इसका काम ये है, ठीक है। एक होता है गो कमांड, यह कमांड खुली डाटाबेस फाइल के रिकॉर्ड को पॉइंटर में स्थिति को दर्शाता है, ठीक है, स्थिति परिवर्तित करता है। एक दे रखा है लिस्ट कमांड, ठीक है, लिस्ट कमांड के द्वारा रिकॉर्ड को हम रिकॉर्ड की लिस्ट को देख सकते हैं, ठीक है। एक होता है डिलीट कमांड, तो किसी रिकॉर्ड को अपन को डिलीट करना है तो उससे हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये अलग अलग फंक्शन होते हैं, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। एडिट कर सकते हैं किसी भी डाटाबेस फाइल में, अगर हमें एडिट करना है, कोई नाम वगैरह कोई भी एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। चलो मॉडिफाई, ये रहा 12वें नंबर का मॉडिफाई, ठीक है। तो मॉडिफाई में क्या कर सकते हैं अपन, जैसे मान लो मॉडिफाई में क्या कर सकते हैं, फॉक्स प्रो में किसी डाटाबेस फाइल के फील्ड नेम को, फील्ड के टाइप को, फील्ड की चौड़ाई को परिवर्तित, जैसे मान लो ये फील्ड है, ठीक है, तो इस फील्ड में मान लो अपन को उसके माताजी का नाम भी जोड़ना है, ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। उसके पिताजी का मोबाइल नंबर या माताजी का मोबाइल नंबर भी जोड़ना है, ठीक है। जैसे मान लो इसमें ब्लॉक और चेंज करने, ठीक है, ब्लॉक का साइज बढ़ाना है, ठीक है, फील्ड का साइज बढ़ाना है, ठीक है। एक होता है पैक कमांड, ठीक है, तो यह कमांड डिलीट कमांड द्वारा चिन्हित रिकॉर्ड के डिस्क को स्थायी रूप से हटाने का कार्य करता है। एक होता है रिकॉल, ठीक है, तो कमांड डिलीट कमांड द्वारा चिन्हित रिकॉर्ड को अचिन्हित कर, जैसे अपन सेलेक्ट करते हैं ना, जैसे अपन को, जैसे मान लो आपके मोबाइल में कोई फ़ोटो है, ठीक है, तो उसको डिलीट, जैसे अपन को कई सारे फ़ोटो डिलीट करने, तो उनको अपन अलग अलग से सेलेक्ट कर लेते हैं, सबको कर लेते हैं ना सेलेक्ट, ठीक है, तो उसी यही होता है रिकॉल, ठीक है, तो उन्हें अनमार्क कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई ऐसा फ़ोटो आ गया जिसे हम डिलीट नहीं करना चाहते, तो उसे हम अनमार्क कर सकते हैं रिकॉल की सहायता से, ठीक है। चलो अब आ जाओ आप पेज नंबर 55 पे। पेज नंबर 55 पर दे रखा है एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस क्या होता है देख लेते हैं एक बार। देखो भाई, एमएस एक्सेस की विशेषताएं या गुण दे रखे हैं। तो एमएस एक्सेस, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एमएस एक्सेस होता क्या है, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको। आप लोगों ने कभी ना कभी तो कंप्यूटर चलाया ही होगा आपके स्कूल में, ठीक है, कहीं ना कहीं तो आपने कंप्यूटर का उपयोग किया ही होगा, ठीक है। उसमें अलग अलग चीज़ें होती है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट वगैरह होते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिख लेता हूँ पहले, फिर आपको समझाता हूँ। आप अगर ये लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो।
देखो भाई, ये समझ में आ रहा है आपके? एक कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, आपने सुना होगा। एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, ठीक है, जो 1990 में उन्होंने क्या बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया। क्या बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, इसमें अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, जो MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एसेज, MS पावर पॉइंट, MS आउटलुक, ये आपने देखे होंगे या सुना होगा इनका नाम, ठीक है। इसका नाम ऑफिस ही क्यों रखा? ऑफिस इसलिए रखा क्योंकि ये जो सारे जो अपन काम कर रहे हैं ना, ये ऑफिस के काम होते हैं, ठीक है। अपन ऑफिसों में इनका काम लेते हैं इनसे, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है? MS ऑफिस है, ठीक है, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसमें अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर हो, जैसे MS वर्ड, ठीक है। तो MS वर्ड में अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स को अपन बना सकते हैं। जैसे मान लो कोई किताब लिखनी है, ठीक है, कोई किताब लिखनी है या किसी भी तरह की कोई कुछ भी अपन को लिखना होता है, ठीक है। तो लिखने का जो कार्य होता है वो MS वर्ड में ही अपन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। चलो, एक होता है MS एक्सेल, ठीक है। तो MS एक्सेल में अपन क्या कर सकते हैं, सारणी में बना सकते हैं उनको, किसी भी चीज़ की अपन सारणी बना सकते हैं, गणना कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है MS एक्सेस, ठीक है। तो MS एक्सेस जो होता है किस पे कार्य करता है, DBMS पर ये कार्य करता है, यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे कार्य करता है। तो वो ये अभी हमने फॉक्स प्रो पढ़ा था, फॉक्स प्रो भी क्या था, DBMS ही था, ठीक है। उसके बाद में एक और सॉफ्टवेयर आ गया MS एक्सेस, ठीक है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। जैसे इंटरनेट होता है, तो इंटरनेट अपन को देने के लिए अलग अलग सिम होती है, अलग अलग कंपनी होती है, ठीक है। तो ऐसे ही डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें अलग अलग सर्विस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो जैसे पहले फॉक्स प्रो प्रोवाइड करा रहा था हमें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अब हमें MS एक्सेस करा रहा है, ठीक है। यानी जैसे एयरटेल से पहले हम इंटरनेट ले रहे थे, अब हम जियो से ले रहे हैं, ठीक है। एक होता है MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट जो होता है, किसी भी प्रेजेंटेशन, अपन कोई भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई हम मूवी देख रहे हैं या कोई भी अपन सॉन्ग देख रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अलग अलग तरह के जो फोटो जो होते हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके उन्हें चलाते हैं, तो हमें वो वीडियो चलती हुई दिखाई देती है, ठीक है। एक होता है आउटलुक, ठीक है। तो आउटलुक में अपन क्या कर सकते हैं, ईमेल किसी को भी भेज सकते हैं और ईमेल किसी से भी हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये अलग अलग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अलग अलग सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। चलो, तो MS एक्सेस के बारे में बात करते हैं। MS एक्सेस MS ऑफिस का ये एक सॉफ्टवेयर है जो गणितीय गणनाओं के लिए उपयोग में लिया जाता है। MS एक्सेस के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के फील्ड का उपयोग करके उनमें रिकॉर्ड को डालकर डाटाबेस फाइल बना सकते हैं, ठीक है। MS एक्सेस का उपयोग ऐसे सॉफ्टवेयर के साथ किया जाता है जिनके डाटाबेस नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड सर्च कर सकते हैं, जैसे नेम वाइज, सिटी वाइज, एज वाइज, ठीक है। जैसे अपन रिजल्ट सर्च करते हैं ना, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर में हम रिपोर्ट, फॉर्म, क्यूरी का निर्माण भी कर सकते हैं। MS ऑफिस में, MS एक्सेस में डाटा फील्ड के प्रकार, MS एक्सेस एक सॉफ्टवेयर है जिसमें विभिन्न प्रकार के डाटा टाइप उपलब्ध होते हैं, जैसे टेक्स्ट संबंधी, ठीक है। जैसे अपन किसी को डायरेक्ट मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, टेक्स्ट संबंधी डाटा उसमें उपलब्ध रहेगा, ठीक है। इसके अलावा मेमो डाटा टाइप, तो यह भी टेक्स्ट डाटा टाइप के ही समान कार्य करता है, लेकिन इसका आकार बड़ा होता है, यानी इसके जो कैरेक्टर के जो साइज है वो बड़े होते हैं, ठीक है। एक होता है नंबर डाटा टाइप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, केवल न्यूमेरिकल फील्ड का ही इसमें निर्माण किया जाता है। एक होता है एक होता है डेट टाइम डाटा, ठीक है। इस प्रकार के डाटा टाइप में हम डेट और टाइम की जानकारी स्टोर कर सकते हैं, जैसे जन्म तिथि, जन्म का समय वगैरह, ठीक है। एक होता है करेंसी डाटा टाइप, ठीक है। तो इस डाटा टाइप का उपयोग मुद्रा संबंधी संख्या को स्टोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि MS एक्सेस होता क्या है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अपन। अब ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। चलो अगला चैप्टर की बात करते हैं अपन, इंटरनेट टेक्नोलॉजी की। इंटरनेट टेक्नोलॉजी देख लेते हैं।
परिचय दे रखा है कि इंटरनेट को एक बहुत बड़े कंप्यूटर के नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे विश्व के करोड़ों कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है यह एक सूचना पर आधारित नेटवर्क होता है, अर्थात यहाँ जुड़े हुए कंप्यूटर सिर्फ आपस में सूचनाओं को आदान प्रदान ही कर सकते हैं। यहाँ कोई केंद्रीय कंप्यूटर नहीं होता है जो सभी के डाटा को संचित और प्रोसेस कर सके। आगे लिखा है सूचना पर आधारित होने के कारण सुरक्षा विभाग की प्रयोगशाला के अलावा कुछ अन्य प्रयोगशालाओं, फिर धीरे धीरे शिक्षण संस्थान, व्यावसायिक संगठन भी इससे जुड़ने लगे। आज विश्व के करोड़ों कंप्यूटर इस नेटवर्क के द्वारा यानी इस इंटरनेट के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनकी संख्या प्रतिवर्ष 10% से बढ़ रही है। इंटरनेट के सभी कंप्यूटर टेलीफोन लाइन के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, आजकल तो वाईफाई का सिस्टम हो गया। पहले जैसे किसी को इंटरनेट कनेक्शन लेना होता था तो पहले वो डिब्बा वाला काला जो फ़ोन आता है ना वो रखना पड़ता था पहले। ठीक है, पहले टेलीफोन कनेक्शन करवाना पड़ता था, तो टेलीफोन कनेक्शन के माध्यम से ही इंटरनेट मिलता था पहले। ठीक है, इंटरनेट से डाटा संचार विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है, जैसे एक से कई, कई से एक, कई से कई। ठीक है, इससे मल्टीमीडिया तकनीक पर आधारित इंटरनेट कहते हैं। अतः यहाँ कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक किसी भी प्रकार का डाटा जैसे टेक्स्ट, वीडियो, आवाज़, ग्राफिक आदि का संचार किया जा सकता है। मतलब इंटरनेट की सहायता से हम किसी को भी कोई मैसेज भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज, कोई भी वीडियो भेज सकते हैं, कोई भी ऑडियो भेज सकते हैं। ठीक है, कोई भी ग्राफ भेज सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट की सहायता से। इंटरनेट के कुछ प्रोटोकॉल दे रखे हैं यहाँ पर। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दे रखा है कि डाटा संचार से अभिप्राय है कि सूचना के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण। डाटा का संचार, डाटा मतलब क्या होता है, सूचना होती है। ठीक है, तो सूचना का एक जगह से दूसरी जगह संचार हम कर रहे हैं, किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, जो एकदम सही निश्चित समय अवधि और उसी रूप में होना चाहिए। अब जैसे मैं जो बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जिसके द्वारा मतलब हम क्या कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, आप मेरे से कम्युनिकेट हो रहे हो, किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। जो मैं बोल रहा हूँ वही आप सुन पा रहे हो। ये थोड़ी है कि मैं कुछ और बोल रहा हूँ और आप कुछ और सुन पा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, किसके द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, जिसे प्राप्तकर्ता समझ सके। इस कार्य को करने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आपसी तालमेल के साथ में एक निश्चित और मानक नियमों के अंतर्गत कार्य करना होता है, जिसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, इंटरनेट के लिए मानक प्रोटोकॉल 1925 में विंटॉम ने एक संचार प्रोटोकॉल यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल के रूप में विकसित किया। आईपी एड्रेस आपने सुना होगा, आईपी एड्रेस। ठीक है, जैसे आपका जो मोबाइल है, ठीक है, उस मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन हो रहा है तो उसका भी एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, जैसे मान लो आप सोचो कि मैं किसी को भी कोई भी धमकी भरा मैसेज या कुछ भी कर देता हूँ, जैसे होता है ना, कई मैसेज आते हैं, कई ईमेल आते हैं। ठीक है, आजकल आने लगे, कई सारे ईमेल आने लगे कि मैं यहाँ पर बम से उड़ा दूंगा और वहाँ पर मैंने बम रख दिया है। ठीक है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती है ना, आजकल इस तरह के मैसेज आते हैं। ठीक है, तो जो साइबर पुलिस होती है वो कैसे पकड़ती है, वो आईपी एड्रेस से ही पकड़ती है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस क्या होता है कि उसका जो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है, यानी आईपी एड्रेस जो होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये हमारी एक पहचान होती है। ठीक है, जैसे अपनी एक आधार कार्ड एक पहचान होती है, उसी प्रकार से हमारे इंटरनेट कनेक्शन की ये एक पहचान होती है। ठीक है, इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा व्यक्ति है इस आईपी एड्रेस के माध्यम से। ठीक है, टीसीपी संचार यानी संचार नियंत्रण प्रोटोकॉल संचार के लिए सूचना को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करता है और अपने नियत स्थान पर पहुंचने पर उन टुकड़ों को पुनः इकट्ठा करके एक सूचना के रूप में देता है। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, आईपी प्रोटोकॉल टीसीपी से प्राप्त डाटा पैकेट को उनके पते पर अंकित करके नेटवर्क के विभिन्न रास्तों के द्वारा नियत स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, चलो अब इंटरनेट काम कैसे करता है साहब, देखो लिखा है विश्व भर में विभिन्न प्रयोक्ता यानी कस्टमर्स को इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए इंटरनेट नियंत्रण संगठन ने प्रत्येक देश में कुछ इंटरनेट सेवा प्रदायक यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी, ठीक है, नियुक्त किए हैं। भारत में भी एक आईएसपी है जिसका नाम है विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है,
तो उस विदेश संचार निगम लिमिटेड आगे क्या करता है, विभिन्न टेलीफोन विभाग और प्राइवेट कंपनियों को कनेक्शन देता है। ठीक है, पहले तो कहाँ से आया, पहले तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो किसको देगा, किसी एक देश को देगा। ठीक है, तो एक देश को एक कंपनी को देगा, फिर वो कंपनी अलग अलग दूसरी कंपनियों में इसको बांटेगी। ठीक है, तो इंटरनेट जो आता है इंडिया में सबसे पहले विदेश संचार निगम लिमिटेड पर आता है, उसके बाद में जैसे एयरटेल है, जियो है, इनको ये डाटा प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, इनको कनेक्शन देते हैं। ठीक है, फिर इनके जो कस्टमर होते हैं उनके द्वारा, ठीक है, तो उन कंपनियों के द्वारा फिर कस्टमरों को उस इंटरनेट का लाभ मिल पाता है। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनियों को कनेक्शन देता है, फिर आगे ये प्रयोक्ता यानी कस्टमर तक कनेक्शन देते हैं। ठीक है, तो आगे लिखा है कि प्रयोक्ता यानी जो कस्टमर तथा उनके आईएसपी के कंप्यूटर टेलीफोन लाइन आपस में जुड़े हुए रहते हैं। आगे लिखा है प्रयोक्ता को इंटरनेट सेवा लेने के लिए दो तरह के कनेक्शन मिलते हैं। आजकल ये चीज़ें बंद हो चुकी है। ठीक है, पहले थी ये चीज़ डायल अप और लीज अप। ठीक है, तो पहले क्या होता था, जैसे मान लो अपन को इंटरनेट कनेक्ट करना है। ठीक है, पहले क्या करते थे, जैसे मान लो अपन को इंटरनेट कनेक्ट करना है तो पहले टेलीफोन होता था सिस्टम, टेलीफोन से क्या करते थे, फ़ोन करते थे। ठीक है, एक आईपी एड्रेस होता था, उस पर फ़ोन करते थे। ठीक है, फिर इंटरनेट कनेक्ट होता था। ठीक है, उसके बाद में फिर एक आता है लीज लाइन। ठीक है, तो लीज लाइन में क्या होता था कि डायरेक्ट कंप्यूटर में गए, वहाँ पर कनेक्ट किया और चल गया। ठीक है, आजकल क्या सिस्टम हो गया मोबाइल में, मोबाइल डाटा को ऑन करो और कनेक्ट, इंटरनेट स्टार्ट। ठीक है, तो कितना सिंपल हो गया। तो लिखा है डायल अप कनेक्शन में प्रयोक्ता यानी कस्टमर को अपने कंप्यूटर से अपने आईएसपी का एक विशेष टेलीफोन नंबर डायल करना पड़ेगा। फिर जब वह फ़ोन कॉल मिल जाएगा तो दोनों कस्टमर और आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, के कंप्यूटर आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे प्रयोक्ता का कंप्यूटर परोक्ष रूप से इंटरनेट से जुड़ जाएगा। अब प्रयोक्ता यानी कस्टमर इंटरनेट के किसी भी कंप्यूटर का पता लिखकर उससे जुड़ सकता है। ठीक है, डाटा संचार कर सकता है। डायल अप कनेक्शन, ठीक है, के लिए विभिन्न आईएसपी द्वारा अलग अलग फीस निर्धारित की गई, जैसे 1300 रुपये प्रति घंटे, 4000 रुपये प्रति 300 घंटे। ठीक है, कितना महंगा होता था पहले इंटरनेट, है ना। ये सभी फीस 1 साल या निर्धारित घंटे इनमें से जो भी पहले ख़त्म हो जाती तक होती थी। ठीक है, लीज लाइनों की कीमत काफ़ी अधिक होती है क्योंकि इनमें प्रयोक्ता के लिए अलग से टेलीफोन की लाइन खींची जाती थी। देखा होगा ना आपने। ठीक है, पहले के टाइम पे जिन बच्चों के घर पे कनेक्शन था, इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, तो उनमें देखा होगा। तो जिससे प्रयोक्ता का कंप्यूटर हमेशा इंटरनेट से जुड़ा हुआ रहता है, उसे कोई नंबर डायल नहीं करना पड़ता है, जिसकी कीमत लाखों में होती है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, सिर्फ कंप्यूटर को ऑन करो, इंटरनेट कनेक्ट करो, इंटरनेट कनेक्ट हो जाया करता था। ठीक है, और आजकल क्या सिस्टम हो गया मोबाइल में, आजकल मोबाइल डाटा ऑन करो और इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ जाओ। ठीक है, कितना सिंपल हो गया, है ना। चलो अब आगे की बात हम कल करेंगे, है ना। आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू।